हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। ये जो सेकंड चैप्टर है दृष्टि आईएएस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकंड है। इसमें हम लोग देखेंगे अफवाह तंत्र। देखिए भारत का अफवाह तंत्र है जो तो भारतीय अफवाह तंत्र को भिन्न भिन्न तरीक़ों से विभाजित किया गया है। समुद्र में जल के प्रवाह के आधार पर भारत के स्थल भाग का लगभग 75% जल का बहाव बंगाल की खाड़ी में होता है। तो लगभग जो 75% देखिए पूरे भारत से जो लगभग 100% में से 75% जो बहाव है वो कहाँ कौन सी बंगाल की खाड़ी में होता है, और तथा शेष जल जो बहाव है वो अरब सागर में जाता है। तो भारत के अफवाह तंत्र को दिल्ली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला तथा सहारदी द्वारा पृथक किया जाता है। ये श्रृंखलाएँ जो है जल विभाजक का कार्य करती हैं। भारत को जो भारत की बड़ी नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि शामिल, जो कि कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सभी नदियाँ जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए लगभग 75% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जबकि बात करें सिंधु हुई, जो साबरमती हुई, नर्मदा हुआ, ताप्ती हुई, ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। भारत का अफवाह तंत्र यहाँ की स्थलाकृति पर निर्भर करता है। भारत का केवल कुछ प्रतिशत ही क्षेत्र जो है अंतर्भूमि यानी अफवाह के अंतर्गत आता है, और जल क्षेत्र बेसन की आकृति के आधार पर भारतीय नदियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जिन नदियों का जो जलागम या अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है उन्हें हम विशाल नदियाँ बोलते हैं। तो जो भी नदियाँ हैं जिनका जो अफवाह क्षेत्र को 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है उनको हम कैसे विशाल नदियाँ बोलेंगे। ऐसी नदियाँ जो है 14 नदियाँ हैं जिन्हें जिन्हें भारी मात्रा में वर्षा जल की प्राप्ति होती है। जो नदियाँ देखिए 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर का जलमागन या अफवाह क्षेत्र रखती हैं उनका जो मध्यम नदियाँ कहलाती हैं, और इनकी संख्या 44 है। और सबसे लास्ट में है कि 2000 वर्ग किलोमीटर से जो भी कम है यानी कि लघु नदियाँ कहलाती हैं। ऐसी नदियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो है जिन 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक 14 नदियाँ हैं, और मध्यम नदियाँ जो हैं 44 है, और सबसे लास्ट में आती हैं छोटी नदियाँ। तो ये इनकी संख्या बहुत सारी है। देखिए अफवाह तंत्र है वो 2 प्रकार से बांटा गया है, क्रमबद्ध अफवाह तंत्र और अक्रमबद्ध अफवाह तंत्र। क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध। अब क्रमबद्ध में देखिए 3 प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से, अनुवर्ती अफवाह तंत्र, परवर्ती अफवाह तंत्र और प्रति अफवाह तंत्र और नवानुवर्ती अफवाह तंत्र। और जो अक्रमबद्धी है उसमें पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र और अध्यारोपित अफवाह तंत्र। तो हम पहले देखेंगे क्रम अफवाह तंत्र। देखिए ऐसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण करती हैं उनमें संबंधित अफवाह तंत्र को क्रम अफवाह तंत्र कहते हैं। मतलब जो जो है ढाल के अनुसार चलती हैं उनको हम क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध से चलती हैं। अनुवर्ती जो अफवाह तंत्र ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियों को अनुवर्ती या अनुगामी अफवाह तंत्र कहते हैं। दक्षिण भारत की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो कैसी हैं, अनुवर्ती श्रेणी में आती हैं, और इन नदियों का प्रवाह जो है नवन दिशा में होता है, इसलिए इन्हें नत जल धारा भी कहा जाता है। पर्वतीय अफवाह तंत्र की बात करें तो अनुवर्ती सरिताओं के पश्चात उत्पन्न होने वाली जो अपनीतियों के अक्षों का अनुसरण करने वाली नदियों को परिवर्ती अफवाह तंत्र कहते हैं। प्रति अनुवर्ती अफवाह तंत्र की बात करें तो मुख्य अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी को क्या कहती है, अनुवर्ती प्रति अनुवर्ती प्रवाह कहते हैं। उसके बाद नवानुवर्ती अफवाह तंत्र ढाल का अनुसरण तथा मुख्य अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा प्रवाहित होने वाली नदियों को नवानुवर्त अफवाह तंत्र करते हैं। इसके बाद बात करें तो क्रमबद्ध अफवाह तंत्र, जो नदियाँ क्षेत्रीय ढाल के प्रतिकूल तथा भूविन्यास संरचना के आर पार प्रवाहित होती है उन्हें अक्रमबद्ध यानी कि ये क्रमबद्ध नहीं चलेंगी यानी कि ढाल के अनुरूप नहीं चलेंगी, तो उनको हम बोलेंगे अक्रमबद्ध अफवाह तंत्र। इनमें आते पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र, ऐसे अफवाह तंत्र पर संरचना तथा उत्थान का कोई असर नहीं पड़ता है। जिस क्षेत्र में अफवाह प्रणाली का विकास हो चुका है
तथा बाद में नदियों के गमन मार्ग में स्थलखंड का उत्थान हो जाता है एवं नदी जो उत्तरित स्थलखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है, तो ऐसे प्रवाह को पूर्ववर्ती अववाह तंत्र कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं पूर्ववर्ती अववाह तंत्र के। अध्यारोपित अववाह तंत्र की बात करें तो जिन क्षेत्रों के भू आकृतिक प्रदेश में स्थलीय संरचना निचली संरचना से अलग होती है, तो उस प्रकार की जो प्रवाह प्रणाली विकास को हम क्या बोलेंगे, अध्यारोपित अववाह तंत्र। इसके उदाहरण देखें तो सोन नदी, चंबल नदी, स्वर्णरेखा नदी एवं बानस आदि नदियाँ जो है अध्यारोपित अप्रवाह तंत्र नदियाँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपवाह प्रतिरूप। देखिए, अपवाह तंत्र में ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को किसी भी देश में अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यह उस देश की संरचना, नदियों की स्थिति तथा संख्या, प्रवाह दिशा, ढाल, चट्टानों की विशेषता, प्लेट विवर्तनिक कारकों तथा हलचलों, वायु, जलवायु तथा वनस्पतिक स्वरूप आदि के से नियंत्रित होती हैं। अतः अपवाह प्रतिरूप के अध्ययन में उक्त जो है कारक समाविष्ट होती हैं। सामान्यतः निम्नलिखित प्रतिरूप विकसित होते हैं। देखिए, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षकार प्रतिरूप। दक्षिण भारत की जो भी अधिकांश नदियां हैं वो कैसी हैं, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षकार प्रतिरूप है। सामान्य प्रतिरूप की बात करें तो यह प्रतिरूप की बिढाल वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जैसे कि गंगा का मैदान, जो गंगा के ऊपरी मैदान की नदियाँ जो भी हैं वो कैसे प्रतिरूप में बहती हैं, तो वो समांतर प्रतिरूप में बहती हैं, यानी कि तेज बहती हैं। आयताकार प्रतिरूप की बात करें तो यहाँ चट्टानों का जमाव आयत के रूप में होता है, जैसे पालमू क्षेत्र की नदियाँ, कोसी और इसकी सहायक नदियाँ जो भी हैं वो कैसी हैं, आयताकार प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप की बात करें तो यह प्रतिरूप क्वेटा स्थलकृत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी सहभूमि के पुराने बलित पर्वतों में जालीनुमा जो है अपवाह प्रतिरूप मिलती हैं। कटकीय प्रतिरूप, यह प्रतिरूप सरिता अपहरण वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर विकसित होते हैं, और जो भी सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के शीर्ष घाटी में ऐसे प्रतिरूप मिलते हैं। आर्य प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप में देखिए अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली जो भी नर्मदा, सोन तथा महानदी आर्य अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो आर्य का कौन कौन से करती हैं, नर्मदा करती है, सोन करती है और महानदी करती है। तो ये कैसा प्रतिरूप है, आर्य प्रतिरूप है। अभी केंद्रीय प्रतिरूप की बात करें तो अंतःस्थलीय नदियों के प्रवाह के भागों में जैसे तिब्बत हुआ, काठमांडू घाटी, लद्दाख आदि जो प्रतिरूप हैं यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ की नदियों के, वो अभी केंद्रीय प्रतिरूप हैं। वलयाकार प्रतिरूप की बात करें तो यह प्रतिरूप गुंबदी संरचना के रूप में पाया जाता है, जैसे जो भी मोंगरे नदी है, क्योल नदी जो कि मोंगरे में है। उसके बाद मालाकार अपवाह, देश की सर्वाधिक नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले शाखाओं में विभक्त होकर डेल्टा बनाती हैं, तो उन्हें मालाकार अपवाह कहते हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, सिर्फ एस्टुरी बनाती हैं। बाकी जो भी नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये डेल्टाई क्षेत्र जो बनाती हैं, सुंदरबन का डेल्टा, ये मालाकार आकार अपवाह की प्रतिरूप के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में जो अपवाह तंत्र है इसका वर्गीकरण। तो भारत में अपवाह तंत्र का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक तो हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय, यानी कि जो भी हिमालय से जहाँ नदियाँ निकलती हैं उनका अपवाह तंत्र, और प्रायद्वीपीय भारत से जो भी नदियाँ निकलती हैं उनका अपवाह तंत्र। हम पहले देखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। तो इसमें मैप में दिया गया जो भी देखिए, सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सभी जो गंगा, यमुना और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ये इसको सांगपो नदी कहा जाता है चीन में, और ये आती हुई नमचा पर हुआ यहाँ पर अरुणाचल से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, अभी देखेंगे इसके बारे में। तो ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय क्षेत्र से हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो ये गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सभी जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की हैं।
तो देखिए हिमालय से अफवाह तंत्र जो हिमालय का है, तो हिमालय अफवाह तंत्र विकास लंबे भूवैज्ञानिक काल से हुआ है। और भूवैज्ञानिकों के अनुसार मायूसीन कल्प में शिवलिक और इंडो ब्रह्मा नदी थी। जो मायूसीन कल्प था, यानी कि जो मायूसीन कल्प था, उसमें कौन सी नदियाँ थी? शिवलिक और इंडो ब्रह्मा आदि नदी थी, जिसका अविभाजित हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य के साथ असम से पंजाब तक था। यह नदी पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में विसर्जित होती थी। शिवलिक पहाड़ी का जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी और कांग्लोमेरेट शामिल हैं। भूवैज्ञानिक प्रमाणों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली इंडो ब्रह्मा नदी की प्राचीन सहायक नदी हैं। कौन सी दिशा में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। हिमालय की नदियों में अपरदित पदार्थ जैसे तैथिस सागर को भर दिया था और तैथिस सागर के अवशेष के रूप में ही यह विशाल नदी इंडो ब्रह्मा रह गई थी। वर्तमान में सिंधु नदी की द्रोणी के ऊपरी क्षेत्र के ऊपर उठ जाने के कारण इंडो ब्रह्मा नदी दिशा बदलकर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। पहले क्या होता था कि जो इंडो ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्र नदी है, वो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर, लेकिन क्या होगा, जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है वो उठ गया है, जिसके कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है दिशा बदल दी है, पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगी है। और हिमालय अफवाह तंत्र में अनेक नदियां हैं, तंत्र हैं। इनमें से प्रमुख नदियां तंत्र निम्नलिखित है। देखिए हिमालय जो अफवाह तंत्र है, इसमें प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की, द इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में आती है। इसके बाद उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से। यह 5180 मीटर की ऊंचाई से यह गिरती है। सिंधु नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती थी, फिर हिमालय पर्वत को काटकर जम्मू और कश्मीर के दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह नदी लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिट से होकर बहती हुई दर्दिस्तान प्रदेश में चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, तो ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। को पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु के बाएं और दाएं तट में एक हिमालयी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुजा, नुब्रा और सिगारा। ये सभी जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। अटक के निकट सिंधु नदी पर्वत को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। जो अटक है पाकिस्तान में, वहाँ पर जो है सिंधु नदी पर्वतों को छोड़कर कहाँ प्रवेश करती है? मैदान में। और यहीं दाईं ओर से इसमें काबुल नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, तो काबुल नदी पाकिस्तान में इसमें मिल जाती है। और सिंध नदी के दाएं तट की अन्य प्रमुख नदियाँ कुर्रम, तोची, बिबोवा और सागर, ये सभी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद सिंधु नदी दक्षिण दिशा में बहती है, जहाँ मीटनकोट से थोड़ा ऊपर पंचनद आकर इसमें मिल जाती है। सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी जो है अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी भारत केवल जम्मू कश्मीर राज्य में से होकर बहती है। और भारत में इसकी जो लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो इसका क्रम भी आ जाता है। देखिए पहले झेलम, फिर चिनाब, रावी, फिर ब्यास और लास्ट में सतलज। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे झेलम नदी की। तो झेलम नदी यह कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में लगभग 49,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
बेरी नांग के निकट बेरी नांग झरने से निकलती है। कौन से झरने से? बेरी नांग झरने से ये निकलती है झेलम नदी, जम्मू कश्मीर से। यह नदी पीर पंजल पर्वत में लंबी दीवारों वाले 200 मीटर गहरे खंड जो खड्डर है उसका निर्माण करती है। कश्मीर में बहुत सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, जिनमें जो लिद्दर नदी महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी सहायक नदी कौन सी है? लिद्दर। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुजफ्फराबाद है पाकिस्तान में, उस भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है 170 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी में प्रवेश करती है और झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। तो ये कौन सी में मिलती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। तो ये किस में, कौन सी नदी में मिलती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे चिनाब। झेलम चिनाब में मिलती है और चिनाब नदी ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की अगर पूछी जाए तो चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी। इसका उद्गम स्रोत देखेंगे तो यह नदी चंद्रा और भागा नाम की दो सरिताओं के मिलने से बनी है। तो ये जो दो नदियाँ हैं उनके मिलने से बनी है और ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिममंडित चोटियों से निकलती हैं। जो हिमालय की जो हिममंडित चोटियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। कौन से? हिमाचल प्रदेश से। चंद्रा और भागा। चिनाब नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और यह भारत में इतने वर्ग किलोमीटर यानी 26,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल बहाकर ले जाती है। तो नेक्स्ट नदी है रावी। पहले मिलती है को उत्तर से अपन आएंगे, उत्तर से पूरब की ओर। ठीक है, ऐसा आएंगे। पहले मिलेगी अपन को झेलम। झेलम यहाँ से, ये झेलम यहाँ पर मिल जाए, ये चिनाब आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आएगी रावी। रावी के बाद फिर ब्यास और फिर लास्ट में सतलज। तो रावी नदी, रावी सिंधु की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू पहाड़ी है वहाँ पर रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये निकलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट आएगी ब्यास नदी। तो यह नदी 400 मीटर ऊंचाई के रोहतांग दर्रे जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसके निकट जो ब्यास कुंड है वहाँ से यह निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर है और यह नदी हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। देखिए, जो झेलम है वो किस में मिलती है? चिनाब में, चिनाब नदी में। और ब्यास नदी जो है वो किस में मिलेगी? सतलज नदी में। नेक्स्ट है सतलज नदी। यह नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राकस झील यानी कि राक्षस ताल से निकलती है। तो सतलज कहाँ से निकलती है? राकस झील या राक्षस ताल से निकलती है और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हिमालय श्रेणी के चिपकला दर्रे से होकर बहती हुई पंजाब मैदानी भाग में प्रवेश कर सतलज नदी पर भांगड़ा नागल जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो ये थी सिंधु नदी की जो 5 बड़ी, झेलम, पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर लास्ट में सतलज। तो ये जो झेलम है वो किस में मिलेगी? चिनाब में। और ये जो लास्ट की जो ब्यास नदी है ये किस में मिलेगी? सतलज में। और ये सभी 5 नदियाँ किस में बाद में मिल जाएंगी? सिंधु नदी में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी तंत्र। देखिए, भारत में सर्वप्रमुख नदी जो है वो गंगा नदी है और भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यही है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा जो है ये जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद
वहाँ से निकलती है और यहाँ इसे भागीरथ के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसको भागीरथ के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है मध्य हिमालय और लघु हिमालय को काटकर सकरे महाखंडगार्ज का निर्माण करती है और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। जो देवप्रयाग उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान है, वहाँ पर जो भागीरथी नदी है जो गंगोत्री गोमुख से निकली थी, वहाँ पर उसे भागीरथ कहा जाता था और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और यही दोनों की संयुक्त धारा को ही हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी तंत्र बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के हरिद्वार के निकट मैदानों भागों में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड के जो हरिद्वार के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। मैदान भागों में प्रवेश करने के बाद यह नदी दक्षिण दिशा में तथा पुनः दक्षिण पूरब और पूरब दिशा में बहती है। इसके बाद गंगा नदी भागीरथी एवं हुगली नामक की दो वितरकाओं में बढ़ जाती है। गंगा नदी की कुल जो लगभग लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी के दाहिने तट से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदियों की बात करें दाहिने ओर से, तो अगर ये साइड बह रही है तो दाहिना तट ये होगा, तो यहाँ से मिल जाएगी यमुना, सोन और पुनपुन। और बाएं अगर मिल रही है तो रामगंगा, गौतमी, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानदी, ये सभी जो हैं बाएं तट से मिलती हैं। गंगा नदी जो तंत्र की सभी नदियाँ सदा नीरा हैं, यानी कि सदा इसमें पानी रहता है और हिमालय से निकलती हैं। पानी इसलिए रहता है क्योंकि बर्फ़ पिघलने से उसमें बारहमेश पानी से भरी रहती हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो विभाजित हो जाती है, एक भागीरथी और दूसरी हुगली। एक भागीरथी हुगली और दूसरा होता है पद्मा, अंत में बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय नदी दर्जा 2008 में गंगा को दिया गया है। गंगा की प्रमुख नदियाँ की बात कर लेते हैं हम। प्रमुख नदियों की बात करने से पहले हम देखेंगे नदी संगम स्थान और उस स्थान पर कौन कौन सी नदियों का संगम है वो देखेंगे। देखिए, विष्णु प्रयाग जो है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ, धौली गंगा और अलकनंदा, ये मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। कर्णप्रयाग में देखिए पिंडार और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ से गंगा बनती है देवप्रयाग से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि विष्णु प्रयाग में जो धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, और देवप्रयाग में आपको पता ही होगा भागीरथी और अलकनंदा, जो कि गंगा यहाँ से बनती है। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में पहले हम देखेंगे यमुना नदी। यह गंगा की पश्चिम की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी कि दाएं तट से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना जो है बंदरपूंछ 6316 मीटर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यमुना नदी प्रयाग इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो इलाहाबाद में जो प्रयाग का मेला भी जो कुंभ का मेला भी लगता है, तो यहीं इसी संगम पर लगता है। और यमुना के दाहिने किनारे पर चंबल, सिंधु, बेतवा और केन, ये नदियाँ आकर मिलती हैं कौन से, दाहिने तट पर। नेक्स्ट है गंडक नदी। तो यह नदी धौलगिरी और एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। और यह नदी बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट जो सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ सोनकोसी और तूमर कोसी है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति का बिहार का इसे शोक बोलते हैं, तो यह ज़्यादातर बिहार में बहती है और भयंकर बाढ़ आती है तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। और नदी संरक्षण में अनेक उपाय के बावजूद इसमें प्रत्येक वर्ष जो है भयंकर इसमें बाढ़ आती रहती है। नेक्स्ट है रामगंगा।
तो यह नदी जो है कुमाऊं की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुमाऊं की पहाड़ियों से। कालागढ़ के निकट गंगा के मैदान में आने से पहले यह शिवलिक श्रेणी को काटती है, लेकिन यह श्रेणी इसे दक्षिण पश्चिम की ओर धकेल देती है। यह नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है शारदा नदी। देखिए शारदा नदी है, यह नदी जो है गौरी गंगा चौकी और काली के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? गौरी गंगा और चौकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी कुमाऊं के उत्तरी पूर्वी भाग में मिलन हेमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो धर्मा एवं लीसड़। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी, और यह नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पूर्व में मापचा चुंगी हिमनद है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली या करनाली के नाम से जाना जाता है, और यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर दक्षिण पश्चिम की ओर हिमालय को छूती है। और यह नदी मैदानी भाग में पहुंचने पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, पश्चिम की ओर करनाली और पूर्व की ओर जो है शिखा। परंतु कुछ दूरी के बाद शाखाएं जो हैं फिर से एक हो जाती हैं। और यह नदी उत्तर प्रदेश के अवध में प्रवाहित होती हुए बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? घाघरा। नेक्स्ट है दामोदर नदी। तो इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से है, और ये दक्षिण पूर्व झारखंड का जिला पालू है, और डायमंड हार्बर के पास यह नदी हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप, इस कोसी नदी को बिहार का अभिशाप बोलते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप बोलते हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें कन्यार, जमुनिया और बराकर। इसके बाद नेक्स्ट है, हमने देखा सिंधु नदी तंत्र, इसके बाद देखा गंगा नदी तंत्र, अब देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखिए यह जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, इस नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट यमदम ग्लेशियर या च्यमयोंगदम ग्लेशियर से हुआ है। और तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो नदी से जाना जाता है। और असम हिमालय में इसे देहांग कहा जाता है। जो असम हिमालय का एरिया है वहाँ पर इसे देहांग कहा जाता है। नमचा बरुआ के निकट यह गहरे खंड का खड्डर का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी में दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र कब कहलाई? देखिए तिब्बत में इसको कौन से नाम से जाना जाएगा? सांगपो नाम से जाना जाएगा। और जो असम हिमालय है वहाँ उसको देहांग बोलते हैं। और नमचा बरुआ के निकट ये महाखंड का निर्माण करती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है भारत इंडिया में, ये सदिया कस्बे के पश्चिम नदी में भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं, और इसके बाद इसको नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से बूढ़ी देहांग और धनसिरी नदियाँ मिलती हैं, जबकि दाएं तट से महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, मानस और संकोश ये मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी के यहाँ दाहिने किनारे से मिलने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। अंत में पद्मा नदी के साथ बंगाल में मिल जाती है। तो इसकी तीन नाम परिवर्तित होती हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश दक्षिण में प्रवाहित तीस्ता के नदी के यहाँ दाहिने किनारे से मिलने से इसको जमुना, और अंत में इसको पद्मा के नाम से मिलाकर बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, जो कि बांग्लादेश में यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय प्रबंधन के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि इसका अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं। और विश्व का सबसे जो नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम में है, और इसी नदी पर है। तो माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बंगाली खाड़ी को लेकर डिब्रूगढ़
1280 किलोमीटर की दूरी पर यह नदी नाव द्वारा परिवहन है, नाव द्वारा परिवहन होती है। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र यानी कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अत्यंत पुराना है। देखिए हिमालय में नई नई नदियों का विकास हुआ है, लेकिन उसकी अगर हिमालय की बात करें और प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय जो अववाह तंत्र है वो बहुत पुराना है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पूर्ण अवस्था और नदी घाटियों का चौड़ा व उथला होना उसके प्राचीन होने का प्रमाण मिलता है। पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों और अरब सागर में गिरने वाली की नीच जो जल विभाजक का जो है काम करता है। पश्चिमी घाट नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीप भारत पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अगर बात की जाए तो नर्मदा और ताप्ती की, नर्मदा ताप्ती जो कि मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, और तो नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी जो सभी नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है ये बृहस् घाटी का निर्माण करते हुए ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। हिमालय के उत्थान के साथ नर्मदा और ताप्ती नदियों बृहस् घाटियों का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं ये देखिए जो डेल्टा का निर्माण, लेकिन ताप्ती और जो नर्मदा है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन जो डेल्टा बनाती हैं वो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी ये नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदी तल की कठोर चट्टानें और अल्प जड़ोल निक्षेपों के कार्य से मार्ग सीधे एवं रेखीय है। ये नदियाँ पूर्ण अवस्था में हैं। अब भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो देखिए महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, तो ये इम्पोर्टेंट है। महानदी की बात करें तो यह इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के जो रायपुर ज़िला है वहाँ के सिहवा के निकट से हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है। उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। महानदी द्रोणी अववाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में है। ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा, ये इन राज्यों में बहती है। शिवनाथ माण ईब बाएं तट से तथा जोक और तेल दाएं तट से मिलने वाली महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट गोदावरी नदी तंत्र। देखिए पश्चिमी घाट में नासिक की पहाड़ियाँ, जो नासिक की पहाड़ियाँ हैं में त्रिव्यंग नामक स्थल से इस नदी का उद्गम होता है नासिक पहाड़ियों से। और यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत का में विस्तार की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी है। पहले की बात की जाए तो गंगा नदी तंत्र और दूसरा गोदावरी। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर है। कुल जल ग्रहण की बात करें तो ये 3,12,812 किलोमीटर है। और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक से होती हुई हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, सबरी और मंजरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी घाट में देखिए पश्चिमी घाट का जो महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है ये, और प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी की कुल लंबाई 1402 किलोमीटर और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं देखिए कोयना, येरिया, वरणा, पंचगंगा, तुंगभद्रा और भीमा, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। कृष्णा के जल ग्रहण क्षेत्र का 44% जो है कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश में और 27% जो है वो महाराष्ट्र में। तो ये 3 राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। यह नदी दक्षिण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती हुई विजयवाड़ा के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है और कृष्णा नदी का डेल्टा गोदावरी के डेल्टा में मिला हुआ है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। और तो कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वहाँ से
1351 मीटर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 800। देखिए, बूढ़ी गंगा गोदावरी को और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहती हैं। इसके दाहिने तट की बात करें तो लक्ष्मणी तीर्थ, काबनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, ये सभी नदियाँ कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट से बात करें तो हैरंगी, हेमावती, शिमसा, अकरावती। इसकी द्रोणी तमिलनाडु और पन्डिचेरी में 56%, केरल में 3%, कर्नाटक में 71% जो है इसका द्रोणी है। तो ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और कर्नाटक। इसके बाद हम देखेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। तो डिफरेंस क्या क्या है हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में। तो हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में मेजर डिफरेंस। देखिए, हिमालय की जो नदियाँ हैं वर्तमान में अवस्था में है, मतलब कि युवा अवस्था में है, और इसकी जो ढाल है वो तीव्र है। अतः हिमालय की नदियाँ गहरे घाट का निर्माण करती हैं। तो देखिए, ये जो हिमालय की नदियाँ हैं वो युवा अवस्था में है, मेनली डिफरेंस यही है। और यह जो है तीव्र ढाल यहाँ पर होता है तो गहरे घाट का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो ये पूर्ण अवस्था में, यानी कि पुरानी है बहुत, और इन नदियों की घाटियाँ चौड़ी एवं उथली हैं। इसके बाद हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती हैं, यानी कि पूरब की ओर बहती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ ये परवर्ती हैं। इसके बाद इन नदियों ने शीर्ष अपर्दन के द्वारा अनेक नदियों का अपहरण किया है। अवसादों के अभाव एवं कठोर संरचना के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित स्थायी मार्ग में प्रवाहित होती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। इसके बाद बात करें तो इन नदियों का हिमालय की नदियाँ मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात हैं, जैसे कोसी, जो तीस्ता, गंडक, ये सभी जो नदियाँ हैं मार्ग परिवर्तन, ये एक मार्ग से नहीं बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई जाती हैं। लेकिन इसका जो मार्ग है वो स्थायी मार्ग है, यानी कि अभाव, जो अवसादों के अभाव एवं कठोर संरचना के कारण जो प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित एवं स्थायी मार्ग में प्रभावित होती हैं। हिमालय नदियों का मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात होती हैं। विशाल कि हिमालय की जो नदियाँ हैं सतत वाहिनी हैं, और अब इस क्रम की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये इनका आकार कम है। और प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ लंबी हैं, जैसे गोदावरी हुई, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, परंतु इनके अलावा जो है छोटी नदियाँ भी हैं। हिमालय की नदियों की बात करें तो जलग्रहण एवं बेसिन का आकार विशाल है। प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में हिमालय की जो नदियाँ हैं वो अधिक लंबी हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ नर्मदा, तापी, सोन, दामोदर आदि बृहस्पति घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। और हिमालय की नदियों बृहस्पति घाटी से प्रवाहित होकर नहीं बहती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं बृहस्पति घाटी से प्रवाहित होकर बहती हैं। हिमालय की नदियाँ विसर्पण करती हुई, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, कभी कभी अपने को परिवर्तित कर लेती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कठोर चट्टानों की उपस्थिति के कारण, जलोढ़ों की कमी के कारण विसर्पण का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं: पर्वतीय मैदान की समानता, मध्यवर्ती मैदान का विसर्पण और निम्न मैदान की जालीनुमा आकृति। लेकिन जो पूर्व की प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं पूर्व घाट तक वृक्षाकार एवं तटीय मैदान की में जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तीव्र ढाल के कारण समांतर प्रतिरूप बनाती हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की भारत की नदियों में डिफरेंस। अब देखते हैं, देखिए भारत में प्रमुख नदियों का विवरण। हम देखेंगे कौन कौन सी भारत में नदियां हैं, उनका उद्गम स्रोत देखेंगे, और महत्वपूर्ण सहायक नदियां उनकी देखेंगे, और उनकी विशेषता देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है रिवीजन के लिए। देखिए, सिंधु नदी उद्गम सूत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से। कहाँ से? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में। सहायक नदियाँ देखिए श्योक, गिलगित, जास्कर, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये सभी जो है
इसकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसकी विशेषता की बात करें तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है? पूर्ववर्ती नदी है। झेलम की बात करें तो जो बेरी नाग के झरने से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी है किशनगंगा, और यह बुलूर झील से होकर बहती है। विशेषता में देखें तो झेलम नदी कहाँ से बहती है? बुलूर झील से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। देखिए चिनाब नदी जो निकलती है वो निकलती है लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे से। लाहौल क्षेत्र जो बारालाचा दर्रे से निकलती है। और इसका विशेषता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसे नंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किसको? नंद्रभागा के नाम से किसको जाना जाता है? चिनाब नदी को। फिर है रावी, यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दंगल के जो रोहतांग दर्रा है उसके निकट ब्यास कुंड से निकलती है। और कुल्लू ज़िले में इस घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी की बात करें तो तिब्बत में स्थित राकास झील से निकलती है। तिब्बत में जो राकास झील है वहाँ से इसका उद्गम सूत्र है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो स्पीति और भाखड़ा नागल जो बांध है वो इसी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट नदी है गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जो है वो गंगोत्री यमुना से निकलती है। बाएं किनारे पर रामगंगा का घाघरा, गंडक, बूढ़ी, मंडक, गंडक और कोसी आदि। दाएं किनारे पर सोन और यमुना। देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा बन जाती है। हम देख चुके हैं बंगाली खाड़ी में यह गिरती है, इसकी विशेषता हो जाएगी। यमुना नदी देखिए यमुना से निकलती है या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दाएं सिरे से देखिए चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, ये सभी इसके दाएं सिरे से मिलने वाली नदी हैं यमुना में। दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके तट पर बसा हुआ है। तो इसकी विशेषता हो जाती है कि जो दिल्ली शहर है और मथुरा और आगरा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद रामगंगा की बात करें तो ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है और एक कन्नौज के निकट किसमें मिल जाती है? गंगा में। नेक्स्ट है घाघरा नदी, तो ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो राप्ती, सावदा। इसे जो है पहाड़ी क्षेत्र में निकल कर नाली और एवं मैदान में घाघरा कहा जाता है। शारदा नदी की बात करें तो ये कुमायूं के पूर्वी मिलन हेमनद से निकलती हैं। और इसकी सहायक नदी धर्मा, लीसड़, पूर्वी रामगंगा। इसे कुल्लू, सरयू, गौरी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए गंडक नदी। ये जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। इसकी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा सोनपुर के निकट इस गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक नदी, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये मुंगेर के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। यह पूर्वी हिमालय या नेपाल से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो यारू, कोसी और तमूर है। ऊपर भाग में इसे अरुणा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत के जो मानसरोवर के निकट जो झील है वहाँ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिबांग, लोहित, दसनसिरी और कामांग। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली इस नदी पर है, जो कि कहाँ पर है? असम में स्थित है। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी, नहीं सॉरी दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार, जो कि छत्तीसगढ़ से। और इसकी सहायक नदी कोना, जमुनिया और बराकर। यह नदी बंगाल में हुगली में मिल जाती है। नर्मदा नदी देखिए अमरकंटक से निकलती है और हिरण, बरना और तवा इसकी जो है सहायक नदी है। भड़ोच के निकट एस्चुरी का निर्माण करती हुई यह जो है अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं देखिए पूर्णा बोलते हैं उसको, बैतूल, छिपरा, मोर, ये सभी जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी, तो ये अरावली श्रेणी की अजमेर राजस्थान में बहती है। और इसकी जो सहायक नदी बरडी, जो सुकारी और जबई, और यह जो है जो बंगाल की खाड़ी है उसमें विलीन हो जाती हैं। सॉरी, खम्बात की खाड़ी में यह विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी।
इसके बाद जो है साबरमती नदी जो कि अरावली श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मेस्कवा, बकन जो कि खम्बाती खाड़ी में गिरती है। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो सहावा श्रेणी है वहाँ से निकलती है। शिवनाथ, हसदेव एवं और तेल इसकी सहायक नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में पूर्व में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह नदी कोयल एवं राख नदियों से मिलकर बनी हुई है और राउरकेला इस नदी के तट पर स्थित है। राउरकेला जो संयंत्र है वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है चंबल नदी, ये विंध्याचल पर से मऊ जानापा पहाड़ी से निकलती है इंदौर के करीब और यह इसकी जो सहायक नदी है काली समय पार्वती बानस। इसकी घाटी में गहरे बीहड़ है तो बीहड़ के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले से। इसकी सहायक नदियों की बात करें पैनगंगा, बरदा, पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजरी। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे बड़ी नदी है और एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी ये सभी इसकी सहायक नदी हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वहाँ से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो हेमवती, सिमसा, भवानी, अमरावती आदि इसकी जो है सहायक नदी है। इसे जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और नदी शिव सुंदरम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात जो है इसी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी, तो ये छोटा नागपुर से निकलती है और इसकी सहायक नदी है सरकई नदी। जमशेदपुर स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है और यह नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण नदी की बात करें तो अमरकंटक का पठार है, रहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदियाँ पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें और कौन से राज्य में स्थित हैं वो देखेंगे।